नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक बाध्यकारी समझौता है जो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले जो सदस्य देश हैं उनको कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उनको कम करना है। ठीक, तो ये आपका मुख्य चीज़ें हैं क्योटो प्रोटोकॉल का। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं जो हमारे अर्थ के तापमान को बढ़ाने में जिम्मेदार हैं। तो उन गैसेस को क्या करना है, उस गैसेस का जो निर्माण हो रहा है या उत्पादन हो रहा है उसमें कटौती करना इस प्रोटोकॉल का मुख्य देखें तो प्रतिबद्धता थी। अब बात करते हैं आगे इस मुद्दे पे। तो देखिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल निकल के कहाँ से आता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक सम्मेलन होता है 1972 में, जगह होता है स्टॉकहोम स्वीडन, और 5 से 16 जून के बीच में सम्मेलन होता है। और वो सम्मेलन होता है किस पे? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को ही हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं 1972 के। तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो होता है आपका, ये विश्व का या कहें वैश्विक स्तर का पर्यावरण पर सबसे पहला आपका सम्मेलन होता है जो 1972 में होता है स्टॉकहोम में। ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, साथ ही मानवाधिकारों पर जोर दिया जाना, रंगभेद और उपनिवेशवाद की निंदा किया जाना, ठीक है, तथा आपके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा किया जाना, और रिन्यूएबल यानी कि अक्षय जो ऊर्जा है उनके संसाधनों के उत्पादन के लिए पृथ्वी की क्षमता को बनाए रखना इसके अंतर्गत आ जाता था। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, इसी सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ में क्या होता है, एक और आपका सम्मेलन होता है जिसको हम जानते हैं रियो समिट के ऊपर, रियो समिट के नाम से हम जानते हैं। और वर्ष क्या होता है 1992। तो 1992 में फिर एक सम्मेलन होता है स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वें वर्षगांठ पे, वो है आपका रियो सम्मेलन, या इसको हम पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और समय रहता है 314 जून 1992, और जगह रहता है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और इस रियो समिट का जो प्राथमिक उद्देश्य था उसमें आपके पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए व्यापक एजेंडा और एक नया खाका यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करना इसका उद्देश्य था, जो कि 21वीं आपके सदी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति को निर्देशित करने में मदद करेगा। और यहीं पे 3 प्रमुख समझौते आपके, या कहें 3 से ज़्यादा भी और समझौते होते हैं, और उसी समझौते के अंदर एक और है UNFCCC, UNFCCC और यहाँ पे C लगा लीजिए, CCC। तो UNFCCC आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। यहाँ पे एक और आपका निकल के आता है इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट, और ये आपका डेट रहता है 21 मार्च 1994। तो 21 मार्च 1994 को क्या होता है, UNFCCC पे आपका एक देखें तो समझौता होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाकर वैश्विक तापमान को कम करना। और याद रखना है आपको कि 1995 से 1995 से
हर वर्ष विश्व के अलग अलग शहरों में क्या होता है, यूएनएफसीसी के अंतर्गत देखा जाए तो बैठक होता है। तो यूएनएफसीसी के अंतर्गत जितने भी कंट्री ने क्या किया था, अपना समर्थन दिया था और इस सम्मेलन में भाग लेके हस्ताक्षर किया था, यानी इस संधि पे हस्ताक्षर किया था, तो वो हर कंट्री इसकी पार्टी थी, इसकी पार्टी बन गई और अलग अलग देशों में इन्हीं पार्टियों का बैठक होने लगा और उसी बैठक को सीओपी के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो यूएनएफसीसी के अंतर्गत ही आपके सीओपी की बैठक होने लगी और 1995 से हर वर्ष सीओपी की बैठक होने लगी। तो सबसे पहला बैठक आपका सीओपी 1 हुआ 1995 में, कहाँ पे, बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है। और इसी के देखें तो अंतर्गत आगे भी आपके सीओपी की बैठक होती रही और 1997 में आपका सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 यानी कि तीसरा कॉप होता है और यहाँ कहाँ पे होता है, क्योटो में होता है, जापान में। आपका समय रहता है 1 से 10 दिसंबर 1990 आपका 7 और कहीं पे आपका 11 दिसंबर 1997 को बताया जाता है कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो निकल के आता है। तो अब आपको पता चल गया कि सीओपी क्या है, यूएनएफसीसी क्या है और अब आपको ये भी पता चल गया कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका कहाँ से निकल के आता है। तो यही आपका कॉप 3 का जो बैठक होता है क्योटो में, जापान में, वही आपका क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे कहलाता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 16 फरवरी 2005 को यह क्या होता है, लागू होता है और 192 पार्टियां इसकी सदस्य होती हैं। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल तो हो गया, यहाँ पे चीज़ें निकल के आ गई, लेकिन इसको लागू कब से होता है, इनकी चीज़ें लागू कब होती हैं, तो ये 2005 से लागू हो जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रोटोकॉल के जो नियम बनाए जाते हैं वो 2001 में नियम तैयार किए जाते हैं और आपके 2000 कब होता है, 2005 में ये लागू होते हैं। और प्रोटोकॉल के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल के कमिटमेंट, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो देखा जाए जो कमिटमेंट क्या था, यानी कि किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना था और इसके लिए प्रतिबद्धता हमें प्रतिबद्ध होना था। तो सबसे पहला था आपका चरण, 2 प्रतिबद्ध चरण चला, इसके लिए अभी तीसरा चरण नहीं आया है, लेकिन 2 जो चरण चला, पहला आपका पीरियड 1 था, फेज 1 था, जो 2008 से 2012 के बीच में चला और इसका वर्क क्या था, इसका काम था कि 5.2% जीएससी यानी कि ग्रीन हाउस गैस की कटौती करना था। और बेस क्या था, यानी कि जो मानक स्तर तय किया गया था 1990, यानी 1990 को एक देखा जाए तो मानक स्तर मान के क्या करना था, ग्रीन हाउस गैस की कटौती करना था। यानी 1990 में जितना ग्रीन हाउस गैस था, ठीक है, उत्सर्जन हो रहा था, उसमें उसको लेके 5.2 की कटौती कर देना, यानी कि पीछे जितना हम जाते हैं और उसके आधार पे हमें कटौती करना, ना कि आज के आधार पे। साथ ही आपको याद रखना है कि सेकेंड पीरियड जब शुरू होता है तो आपका समय दिया जाता है 2013 से 2020 का, ये टाइम पीरियड रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जीएससी ग्रीन हाउस गैसों की कटौती जो करना होता है मानक स्तर 1990 के आधार पे, वो होता है 18%, यानी कि 18% यहाँ पे अब हो जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती करनी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको हम बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें जो बड़े देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, उनके ऊपर भार ज़्यादा दिया जाता है और जो विकासशील देश होते हैं उनको देखा जाए तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसमें जितनी भी पार्टियां होती हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको जो भी चीज़ें इस पीरियड के अंतर्गत दी जाती हैं, तय की जाती हैं, उसके ऊपर प्रतिबद्ध होना रहता है कि हाँ हम इसको ज़रूर करेंगे अपने देश में लागू और हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे। साथ ही क्रेडिट सिस्टम भी इसके अंतर्गत था, यानी कि कोई अगर कंट्री को टारगेट दिया गया है एक तौर पे कि आपको 1000 आपको एक क्रेडिट सिस्टम है,
इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं करना है। और अगर इससे ज़्यादा आपको ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित करते हैं अपने कंट्री में तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के आधार पे अगर कोई कंट्री 1000 क्रेडिट आपका से कम उत्सर्जन करता है तो क्या होता है, ये जो क्रेडिट बच जाता है ये उस कंट्री को दे सकता है जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, तो आपस में बैलेंस बनाया जा सकता है। तो ये भी एक चीज़ें इसके अंतर्गत आई थी। अब देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो मेन है उसको भी आप जान लीजिए, ताकि अगर आपके एग्जाम में ग्रीन हाउस गैसों की सूची दी जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज आपके नहीं है और आपके ग्रीन हाउस गैसेज लिस्ट में रहे, और एक आध ऐसा हो जो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, तो उसको आप सेलेक्ट करके बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ें पता रहेंगी तो आप एग्जाम में करेक्ट आंसर दे देंगे। देखिए आपके ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं आपके पृथ्वी के तापमान जो बढ़ा रही हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मुख्य रूप से मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि CFC है, वाटर वेपर है, और आपका नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, और जिसको हम NF3 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेहतर शब्दों के माध्यम से हमने कोशिश किया है बताना कि ये आपका प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो कानूनी तौर पे एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना, जिससे सभी भाग लेने वाले जो राष्ट्र हैं यानी कि जो पार्टियां हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हो या हुए। ठीक, तो ये आपके हो गए क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो हमें लगता है आज की वीडियो में जितना भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना था वो बताया जा चुका है, और इससे जरूरी कुछ भी आपको अगर जानना है चीज़ें तो कमेंट करिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, जरूरी पड़ा तो वीडियो भी मिलेगा। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।